हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो और ये जो टारगेट ऑडियंस होंगे जिनके लिए कोर्स बनाया जा रहा है, ऑल वनडे एग्जाम, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर वो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम के लिए ये सभी के लिए यहाँ पर क्या होगा, फायदेमंद होगा दोस्तों। और आर ओ और पीसीएस वाले भी इस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे और आज की खास खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आते हैं आप आज की पहली न्यूज पर हम लोग, जो कि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर से यहाँ पर है दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो है का 77वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां 77 जो सत्र है, इवेंट है, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे कौन, श्री जगत प्रसाद नड्डा, या आप लोग इन्हें जेपी नड्डा के नाम से भी आप जानते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा अर्थात जेपी नड्डा जी ने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जैसे कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर उन्होंने फोकस किया। तो आयुष्मान भारत योजना 120 मिलियन से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्रदान करती है। तो आयुष्मान भारत दोस्तों, आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, इसके लिए मैं एक क्या कर रहा हूं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, मैंने इससे पहले भी इसी चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है उसके जो कोर्स है, मैं जो टॉपिक है वो मैं इसी चैनल पर बना रखा हूं, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से हैं दोस्तों। लेकिन अभी जो 2023 और 24 की जो भी नई स्कीम्स आई हुई हैं, उनको हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग यहाँ पर एक अलग कोर्स बनाकर उसे डिस्कस कर लेंगे। तो आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, इसमें क्या होता है, 5 लाख तक का जो यहाँ पर जो मेडिसिन है, जो भी इलाज का खर्चा होता है, वो कौन वहन करता है, वो यहाँ पर सरकार देती है दोस्तों। ठीक है, तो आयुष्मान भारत में यही होता है। आप लोगों ने भी आयुष्मान भारत कार्ड को बना रखा होगा, आपके घर में भी बना होगा दोस्तों। तो भारत जो है वो डब्ल्यूएचओ की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र पहल का समर्थन करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ने प्रारंभिक निवारक देखभाल के लिए क्लिनिक और केंद्र स्थापित किए हैं। ये सब कौन बता रहा है, ये सब जेपी नड्डा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर के। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा जी डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया सत्र के क्या है, अध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसे आप लोग हेडलाइन कीजिएगा कि जो डब्ल्यूएचओ का जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो इवेंट है, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो जेपी नड्डा जी यहाँ पर चुने गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है डब्ल्यूएचओ के बारे में समझना। मैंने आपको आयुष्मान भारत को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और बाकी आप जाकर के जो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वहां पर आप डिस्कस कर लेना। तो डब्ल्यूएचओ दोस्तों, ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो डब्ल्यूएचओ या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यूपीएससी भी, पीसीएस भी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। जैसे कि डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनओ हो गया, ये सारी जितनी संस्थाएं हैं सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज न्यूज में क्या है, वो है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप अगर पिछले पेपर को एनालिसिस करोगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर वो कहां पर है, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वर्तमान में इसमें 194 देश यहां पर इसके सदस्य हैं और 150 देशों में से इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, मतलब कि रीजनल कार्यालय भी इसके हैं 6।
और इसी के साथ साथ यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से ये कार्य करते हैं दोस्तों। तो जो भी अब जैसे मान लीजिए इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उससे ये कनेक्ट होकर ये काम करते हैं अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए, लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं प्रदान करने के लिए ये आपस में मिलकर ये काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो WHO क्या है कि वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है कि जैसे कि मान लीजिए कोविड आया था, तो कोविड में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी हेल्प यहाँ पर देनी चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित लोगों तक हेल्थ से संबंधित जो चीजें हैं, मेडिसिन वगैरह हो गई, ठीक है, वो सब पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये सब जो यहाँ पर इसकी देख रेख और इसकी जो सुविधाएं देता है वो WHO यहाँ पर देता है और इसके मानक भी निर्धारित करता है। ठीक है, चाहे वो कोई मेडिसिन हो या कोई भी हेल्थ सेक्टर से कोई भी चीज हो, तो उसका जो मानक होता है यानी कि उसका जो क्राइटेरिया है वो कौन डिसाइड करता है, वो WHO डिसाइड करता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है, WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया और अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। कब दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 से WHO अपने फोर्स में आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट था जानने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, IR से संबंधित है। भारत ने मालदीव के साथ सदियों पुराने संबंधों को मजबूत किया है दोस्तों। तो आप यहां पर देख सकते हो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर म्युइज्जू दोस्तों। अगर मेरे उच्चारण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर म्युइज्जू के साथ मालदीव में हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहां पर आपको वनडे एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं वो फोकस कीजिएगा कि हनी माधु जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर है दोस्तों। ठीक है, तो मालदीव में है ये दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों। ठीक है, उसमें एक आंसर आपको क्या दे दिया जाएगा, भारत भी दे दिया जाएगा, बट वो आंसर हमारा नहीं होगा, यहां पर मालदीव होगा। इसका उद्घाटन जो किया है वो मोदी जी ने किया है दोस्तों। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति के साथ मिलकर। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की सुविधा भी यहाँ पर शुरू की गई है, रुपे कार्ड जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए, न्यायपालिका युवा और खेल को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, इस विषय में भी दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक को समझेंगे कि अर्थात इंडिया और मालदीव के रिश्ते कैसे हैं दोस्तों। ठीक है, इंडिया और मालदीव के रिश्ते कैसे हैं, तो भारत और मालदीव के बीच एक राजनयिक और राजनीतिक जो संबंध है वो 1965 से यहाँ पर है दोस्तों, 1965 से ही है। और वर्ष 2008 में जब लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद से भारत ने मालदीव में बहुत सारे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में से हो या फिर सैन्य हो या फिर व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में क्या किया है, गहरे संबंध बनाने का प्रयास किया है और निवेश किया है। भारत ने क्या किया है, मालदीव में इन्वेस्टमेंट किया है इन सभी क्षेत्रों को लेकर के दोस्तों। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में ये स्थित है मालदीव, और हिंद महासागर में क्या है, अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है, जो अरब सागर और उससे आगे के प्रवेश द्वार के रूप में भी ये कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, एक ही साथ हमें अगर इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि 8 डिग्री जो चैनल है, ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, तो ये 8 डिग्री जो चैनल है, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किन किन को अलग करता है। तो 8 डिग्री जो चैनल है
वो भारतीय मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है, तो भारतीय मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है, तो मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल यहां पर अलग करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझना है। यहां पर आप मैप देख लीजिए, हमारा मालदीव कहां पर है? तो हमारा मालदीव यहां पर है दोस्तों, इंडिया के दक्षिण में स्थित है और ये इंडियन ओशियन में ये लोकेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, मालदीव, और यहाँ पर ये माले है दोस्तों, इसकी कैपिटल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का है कि भारतीय जो निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 24 पदक यहां पर जीते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये कहां पर हो रहा है? ठीक है, ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये जानना है कि ISSF जो जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप हो रही है वो कहां पर हो रही है? पेरू में हो रही है। कहां पर हो रही है? पेरू में हो रही है दोस्तों, ठीक है, क्या हो रही है? पेरू में हो रही है। और इस चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर, यानी कि फर्स्ट पे भारत रहा है, जो कि एक अच्छी बात है और गर्व की बात है। इटली जो है वो दूसरे नंबर पर है और नॉर्वे जो है वो तीसरे नंबर पर है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग आवाज को माइंड मत कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है बगल में। तो चैंपियनशिप में क्या है? भारत इसमें क्या है? अव्वल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो अगला जो आयोजन होगा 13 से 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल है दोस्तों। तो जो फाइनल है वो कहां पर है? वो नई दिल्ली में है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो फाइनल खेला जाएगा वो न्यू दिल्ली में खेला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वनडे एग्जाम के लिए और UPSC के लिए भी, PCS के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थात कि हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया है दोस्तों। तो अब ये नोबेल प्राइज का जो देने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब डेली यानी प्रतिदिन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे लोगों को दिया जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो यहां पर माइक्रो RNA, ठीक है, माइक्रो RNA खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, ठीक है, अगर मेरे नाम लेने में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोस और कौन है? गैरी रूकुन दोस्तों, ये आप यहां पर देख सकते हो, दोनों लोगों की तस्वीर लगी हुई है। इनके माइक्रो RNA खोज के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार यहां पर जीता है। उनका शोध यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। इस चीज पर उन्होंने यहां पर क्या की है? अपनी स्टडी की है, अपना रिसर्च यहां पर किया है। नोबेल पुरस्कार में $1.1 मिलियन का पुरस्कार शामिल है। यह 1901 के बाद से शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में 115वां नोबेल पुरस्कार है। मतलब अब तक 115 लोगों को यहाँ पर दिया जा चुका है। और इस श्रेणी में 229 पुरस्कार, ये आप ना भी जानो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है स्वास्थ्य क्षेत्र में किसे दिया गया है? चिकित्सा क्षेत्र में। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है। किसके लिए? माइक्रो RNA के लिए यहां पर दिया गया है। तो अब यहीं पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, हमें समझना है कि आखिर माइक्रो RNA होता क्या है दोस्तों, ठीक है। RNA का तो आप लोग फुल फॉर्म जानते ही होंगे दोस्तों, ठीक है। रिएक्शन आपको यहां पर मैं बता दूंगा, बट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में रखना कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ साथ आप लोग DNA का भी बताइएगा, ठीक है, RNA और DNA दोनों का आपको बताना है, ठीक है। तो माइक्रो RNA होता क्या है? तो माइक्रो RNA जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल RNA का छोटा टुकड़ा होता है, जेनेटिक मटेरियल का, जो कोशिका के यानी कि सेल्स के स्तर पर जीन की कार्यप्रणाली को बदलने देता है। तो माइक्रो RNA जो होता है वो एक जेनेटिक जो RNA का एक छोटा टुकड़ा होता है, जो कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसके उसके लेयर पर, उसके स्तर पर जीन की जो कार्यप्रणाली होती है उसको बदलने में ये मदद करता है। माइक्रो RNA की जीन की गतिविधि को नियंत्रित करने और जीवों के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों वैज्ञानिकों की खोज ने जीन को नियंत्रित करने के नए सिद्धांत के बारे में बताया है दोस्तों, ठीक है। तो ये माइक्रो RNA के बारे में थोड़ा सा आप इस लाइन को ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं नोबेल पुरस्कार होता क्या है। आज हम लोग समझ लेंगे, इसके बाद से हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब बेसिक नहीं पढ़ेंगे। बाकी अभी जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा, तो वो सब हम लोग केवल करंट डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम लोग आज नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसकी स्थापना 1895 में स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल जी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। अल्फ्रेड नोबेल ने की थी इसकी शुरुआत कब? 1895 में। कब की थी? 1895 में यहां पर की थी, जो डायनामाइट के आविष्कार के लिए सुप्रसिद्ध। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। और इसके पहले इसके पीछे कहानी भी है कि जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया तो फिर उसके जो नेगेटिव पॉइंट इन्होंने देखे कि ये भविष्य में लोगों को बहुत ज्यादा खतरा इससे भी हो सकता है। बहुत लोग डायनामाइट का उपयोग बम बनाने में या फिर और चीजों में बनाने में वो करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि इस डायनामाइट आविष्कार के जितने भी पैसे हैं दोस्तों, ठीक है, जितने भी पैसे इनको मिले उसी से ये नोबेल पुरस्कार की उन्होंने शुरुआत की दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के पहले पुरस्कार 1901 में दिए गए थे और तब से सैकड़ों व्यक्तियों और कुछ संगठनों ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है दोस्तों। भारतीयों ने भी, यानी इंडियंस ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए वे इस सम्मान को पाने में सफल रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय कवि जो हैं हमारे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और तब से भारतीय 6 श्रेणियों में, यानी टैगोर सहित में से प्रत्येक में पुरस्कार जीतने में सक्षम है दोस्तों। तो नोबेल की कितनी श्रेणी बनाई गई है? 6, यानी कि 6 क्षेत्रों में ये यहाँ पर ये दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो और यहाँ पर जो 5 भारतीय हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, सर सीवी रमन जी हो गए, मदर टेरेसा जी हो गए, अमृत सेन हो गए, कैलाश सत्यार्थी हो गए। ये पुरस्कार प्राप्त करने के समय भारतीय नागरिकता रखते थे। और जबकि एच खुराना, यस चंद्रशेखर जी हो गए, वेंकट रामकृष्ण हो गए और अभिजीत बनर्जी, अब जो कि भी हाल ही में इनको दिया गया है 2019 में, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी जन्म से पहले ये भारतीय थे, जन्म से भारतीय थे, लेकिन बाद में वे भारत के गैर नागरिक बन गए दोस्तों। तो एक भारतीय लोगों को दिया गया है और एक गैर भारतीय लोगों को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो 5 भारतीयों में से कौन कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, सर सीवी रमन है, मदर टेरेसा है, अमृत सेन है, कैलाश सत्यार्थी है, ठीक है। तो ये है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। 2019 का जो पुरस्कार है वो अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया था, ठीक है। अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया था आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये नोबेल पुरस्कार के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि दुनिया भर में आज हम लोग, आज क्या, मतलब कल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 7 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 7 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व कपास दिवस मनाते हैं। और वर्तमान में भारत जो है वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कपास कौन उत्पादन करता है? तो चाइना करता है और दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है आज की दोस्तों, और ये आई थिंक लास्ट न्यूज है। तो भारत यूएई की द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 यहाँ पर लागू हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये लागू हो गई है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 31 अगस्त 2024 से प्रभावी जो भारत यूएई जो बिट 2024 है वो 2013 यहाँ पर आप इसे बिप्पा भी कह सकते हो, BIPPA, तो बिप्पा की जगह ये लेगा दोस्तों। तो पहले 2013 में जो क्या था, बिप्पा जो था, इसका आपको गूगल करके आपको फुल फॉर्म बताना है कि बिप्पा और का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ठीक है। BIPPA भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी जगह क्या आ गया है? बिट 2024 आ गया है, ठीक है, जो कि प्रभावी भारत यूएई बिट 2024, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होंगी इसकी? तो विवाद निपटाने के लिए मध्यस्थता,
अधिग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा और राष्ट्रीय उपचार इसमें शामिल है। मतलब अगर कोई विवाद हो गया दोनों देशों के बीच में तो उसके निपटारे के लिए, ठीक है, अगर किसी मुद्दे पर मध्यस्थता करनी है तो उस मुद्दे पर ये जो संधि है, जो ये संधि है वो यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार धोखाधड़ी से मामले में भी इसी के तहत यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और ये जो है वो भारत के लिए एक प्रमुख एफडीआई स्रोत है। बहुत सारा जो एफडीआई है वो यहाँ पर हमें सऊदी अरब से है। ठीक है, जिसमें से 2000 से 2024 के मध्य तक 19 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है एफडीआई में। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ठीक है, तो ये था भारत यूएई के बारे में। अब यूएई के संबंध को लेकर के हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आज टाइम उतना था नहीं। ठीक है, तब भी मैंने आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, आपने देखा ही होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक से, दोस्तों आप देख तो रहे हो बट आप लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, चाहे 2 ही शब्द लिखिए। ठीक है, लेकिन आप बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आप डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है? एमसीक्यू के वाइज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, एमसीक्यू के वाइज हम लोग एमसीक्यू के बिहाफ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। बट पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करें और वीकली में हम लोग करंट अफेयर एमसीक्यूज के सॉल्व करेंगे। तो वो आपको क्या होगा, इसके साथ मतलब साथ साथ में आपका नोट्स जो है करंट अफेयर्स का डेली वाइज वो बनता जा रहा है। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम का मैं लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।